सतमौला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है जब ये एपिसोड 1.5-2 महीने बाद आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाइपलाइन में हमारे एपिसोड काफ़ी पड़े रहते हैं, तो वो अगस्त मास आ जाएगा। मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के चेयरमैन, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा और अक्षय जी से कि वह आज हमारे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि भाई राजेश चेतन जी को अंगवस्त्र पहना करके सम्मानित करें। जा जोरदार तालियों के साथ। पंकज पांडे जी आ जाएं और सुरेंद्र नंदा जी भेंट करें उनको सतमौला की का एक पैक। सुरेंद्र बल्ला जी सामने देख के, सामने देख के। लाओ शील्ड दो, शील्ड लाओ। जा जोरदार ताली तो बजाइए एक बार। सतमौला कवियों की चौपाल श्री राजेश चेतन जी को, जो कि विश्वविख्यात ओज कवि हैं और प्रेरक वक्ता हैं, और आज सतमौला कवियों की चौपाल श्री रामधारी दिनकर स्मृति सम्मान प्रदान करती है। सुमित भसीन जी से आग्रह है, कृपया अपने कर कमलों से सम्मानित करें। जा जोरदार तालियों के साथ। वो क्षण आ गया है कि जिसकी मैंने आज आपसे चर्चा की थी। पहला काव्य संकलन सतमौला कवियों की चौपाल का, वो अपने माननीय मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि राजेश जी और इस पुस्तक के संपादक हैं हमारे कार्यक्रम के सहायक निर्माता श्री प्रशांत अवस्थी प्रखर, और साथ में सहयोग मेरा भी है। जोरदार तालियों के साथ। ऐसा है कि पुस्तक का पतली जरूर है, लेकिन हमने ठूस ठूस के कविताएं नहीं भरी हैं। महीने में जितनी आएंगी उतनी ही छपेगी। जा जोरदार तालियों के साथ। आइए कोमलपन जी। हाँ हाँ करता हूँ। प्रीता पवार जी फरीदाबाद। प्रीता पवार जी फरीदाबाद। पंकज जी किसी और के दो, आप खुद यहाँ पर हो ना। डॉक्टर दीपा अरबिंदो कॉलेज से। डॉक्टर दीपा अरबिंदो कॉलेज। हाँ अच्छा, कहाँ भाई ये मामला गड़बड़ा है। घुसपैठ हो गई। वैसे सारे मोहल्ले में कभी हो जाएंगे। अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा सहारनपुर। साथियों, कविता जब आप सुनते हैं तो अक्षत धूप हवन है कविता, और ध्यान साधना भजन है कविता। ब्रह्मा जी ने लिखे जितने उतने जन्म मरण है कविता। यानी आप देखिए, ये कविता आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है। एक कविता होती है जिस कविता को पढ़ करके, सुन करके लोग अपनी मातृभूमि के लिए अपना
सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक कविता होती है कि जब लोग प्रेम के भाव से घिर करके समर्पित हो जाना चाहते हैं, और ऐसे में उन कलमकारों का मान तब और बढ़ जाता है जब लोग पलक पावड़े बिछा करके इंतज़ार करते हैं कि आज उनके रोल मॉडल उनके कविता सुनने का अवसर आया। ऐसे ही तमाम युवाओं के इस देश की एक ऐसी आवाज़ जिसने न सिर्फ हिंदी साहित्य के जगत में भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी कविता का एक नया पर्याय प्रस्तुत किया, और मधुर स्वभाव के साथ में भी आप ओज में तेजस्विता के साथ कविता का पाठ कर सकते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व को आज मुझे यहाँ पर बुलाने का अवसर मिला है। मैं बुलाना चाहता हूँ विश्वविख्यात ओज के कवि आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश चेतन जी को आप सबकी जोरदार तालियों से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, सतमूला कवियों की चौपाल में। माइक सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि कई अवसरों पर मैं स्वयं आपसे प्रेरणा लेता हूँ और इस तरीके से तमाम दर्शक भी आपसे प्रेरणा लेने का काम करते हैं, जितना मधुर स्वरूप के साथ में आप लोगों से मिलते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, सभी छोटी छोटी चीज़ों में आप वह विषय खोज लेते हैं और उसके साथ में ओज, और वो भी इस तरह से कि लोग दीवाने हो जाएं। सर, एक विषय और है आपके संदर्भ में, जैसा कि देखा जाता है कि लोग जब कविता पढ़ने लगते हैं तो वो मानते हैं कि अब हम हो गए स्वयंभू इस तरीके का, लेकिन आपने कविता के साथ साथ में जो प्रेरक वक्ता के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई हुई है, तो क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ, इस तरह के डायरेक्शंस की भी लोगों को आवश्यकता है, जैसा कि इस कविता के माध्यम से भी एक प्रेरणा भरा संदेश रहा है, तो ये प्रेरक वक्ता के विषय का कैसे अपने मन में आया? भारत में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक है गीता और एक है रामायण जी। ये दो पब्लिक स्पीकर नहीं होते, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते, तो ये दोनों ग्रंथ भी नहीं होते। क्या बात है। एक का नाम है श्री कृष्ण, ओहो, दूसरे का नाम है जामवंत। ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनसे मैंने सीखा। आप देखिए, अर्जुन खड़ा है हमारे हरियाणा की धरती पर। ये जो कविता का संस्कार है, ये जो कवि सम्मेलन आरंभ हुए, ये 100 साल पहले शुरू नहीं हुए। इसका इतिहास है 5000 साल पुराना जी। पहला कवि सम्मेलन, मैं हरियाणा का हूं, भिवानी का, हमारी धरती पर हुआ कुरुक्षेत्र में जी। श्री कृष्ण खड़े रहे, उनको सुनने कोई गया ही नहीं। ये आज के हमारे युवा क्या कहां से कहां पहुंचा है। युवा कवि निराश होते हैं कि हमको कोई सुन नहीं रहा। अरे भाई, भगवान को सुनने के लिए भी कोई नहीं गया था। क्या बात है, वाह वाह, कहां से कहां, क्या बात कर, कहां से कहां। एक अकेला अर्जुन था, एक अकेला अर्जुन, वो भी मुश्किल से फंसा था, वो भी सुनने कहाँ गया। भगवान उसमें अकेले खड़े थे, वो भी रोता पीटता आंसू बहाता हुआ उनके सामने जाके खड़ा हो गया था। व्यवस्था थी उसकी भी जी। भगवान को सुनने कोई नहीं गया। एक अकेला अर्जुन फंसा, और एक वक्ता और एक श्रोता, दो ही थे। और कैसी कविता हुई दोस्तों, ऐसी कविता हुई, ऐसी कविता हुई जिसके ऊपर 100 नोबेल पुरस्कार न्योछावर किए जा सकते हैं। बात है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता जी। ये था मोटिवेशनल भगवान कृष्ण का लेक्चर, जिसको सारी दुनिया कोट करती है। जितनी टीकाएं, जितनी टिप्पणियां, जितनी समीक्षाएं गीता पर हुई है, दुनिया में किसी ग्रंथ पर नहीं हुई है। ये भारत की शक्ति है। क्या बात है। और दूसरी बात करूं तो रामायण, वहां भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सुंदरकांड। यस और नो? यस। सुंदरकांड से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व सुंदरकांड को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुन हनुमंत भाई।
और हनुमान जी खड़े हैं जामवंत के सामने, बूढ़ा जामवंत बेचारा। हाँ हाँ। एक बूढ़ा क्या कर सकता है, बता रहा हूं मैं आपको। जामवंत खड़े हैं, हनुमान जी बिल्कुल सब कुछ भूल गए हैं। हाँ हाँ। उनके सब बातें भूल चुके हैं। जामवंत उनको बताते हैं कि हनुमान जी आपके पास ये शक्तियां हैं। हाँ हाँ। कहाँ खोए हुए हो जी। मुझे लगता है कि जामवंत के वचन सुनने के बाद एक हनुमान वो हैं जो जामवंत से पहले के हैं, एक हनुमान वो हैं जो जामवंत के बाद के हैं। क्या बात है, दोनों में जमीन आसमान का। बहुत। इसलिए मैं ये मोटिवेशनल जो स्पीच मैंने देनी शुरू की, मुझे लगा कि भारत के ये दोनों जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक श्री कृष्ण है और एक जामवंत है। और आप सबसे भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आज के इसमें जीवन में एक जामवंत, एक श्री कृष्ण जरूर रखिएगा। क्या बात कही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जरूर रखिएगा। इसलिए मैं इसमें त्यागी साहब इस क्षेत्र में आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में एक संकल्प लेकर के हमारे बीच में, चाहे वह जामवंत की भूमिका हो चाहे श्री कृष्ण की भूमिका हो, मैं भी यहाँ पर एक बहुत ही शुरुआत में जब आया तो मैं एक नवांकुर कवि के रूप में आया, लेकिन उन्होंने मुझे सिखा करके और समझा करके, नहीं बेटे ऐसे नहीं बेटे ऐसे, और आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उनके ही प्रेरणा है। आज भी उन्होंने बोला कि आपको, मेरे को पहले से नहीं पता था। तो इस तरह से जो ये संकल्प चल रहा है, आज 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? 1925 में एक डॉक्टर था MBBS, उनका दिमाग खराब हुआ, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को खिलाऊंगा। लोगों ने कहा कि आप कलकत्ता से मेडिकल करके आए हैं, MBBS उस समय होते कितने थे, प्रैक्टिस कराओ। हाँ। उन्होंने कहा था मैं तो देश का इलाज करूंगा। तो लोगों ने बेवकूफ कहा उनको जी, ये क्या काम कर रहे हैं। वो पार्क में जो बच्चे खिलाया करते थे उसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज वो दवा सारा भारत। क्या बात है, क्या बात है। और भारत ही नहीं खा रहा, 50 देश खा रहे। क्या है? उस समय पागल का ऐसे ये प्रवीण आर्य जी हैं। जब इन्होंने ये काम शुरू किया तो कहा लोगों पागल है। क्या करेगा ये? आज ये सतमोला कवियों के चौपाल जी जी उस पागल आदमी को जो समझा करते थे, आज पूरी श्रृंखला खड़ी होगी पागलों की। क्या बात है, वाह वाह। आइए चलते हैं आपके आदेश पर। हम नई और एक ऐसी कवित्री को आमंत्रित करना चाहते हैं जो मुझसे तो पुरानी है मगर आपसे नई है। आप रिटायर्ड अगर प्रोफेसर से हैं तो वह भी प्रिंसिपल से हैं। नाम होता है प्रीता पवार जी, डॉक्टर प्रीता पवार जी। वह फरीदाबाद से हमारे बीच में पधारी हैं। स्त्री विमर्श को लेकर के और एक सुंदर सी नज्म को लेकर के आज हमारे बीच में वह प्रस्तुत हुई हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत। सतमोला कवियों की चौपाल, इस प्रबुद्ध और सशक्त चौपाल के नाम 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत। मशालें ये जो हम तुम जलाए हुए हैं, हा। मशालें ये जो हम तुम जलाए हुए हैं, अंधेरे बहुत तिल मिलाए हुए। वाह। इन्हें खल रही है ये हिम्मत हमारी, इन्हें खल रही है ये हिम्मत हमारी, ये लोग क्यों परचम उठाए हुए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। 23 वर्ष अनवरत। एक बार जोरदार तालियां सतमोला कवियों। बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां भक्त प्रभु श्री राम के चरणों में। पीना है तो अश्कों को पीकर देख। वाह। पीना है तो अश्कों को पीकर देख, अपने भीतर के समंदर को जी कर देख। माना कि गम मिले हैं तुझे रूह की गहराइयों तक, माना कि गम मिले हैं तुझे रूह की गहराइयों तक, नाम श्री राम का लेकर जख्मों को सी कर देख। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज हम में से अधिकांश उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, तो वहाँ पर हमें जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको मैंने एक छोटी सी नज्म के माध्यम से उकेरा है, उकेरने का प्रयास किया है। आपके समक्ष रखती हूँ कि आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं,
पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। क्या कहा है, वाह, एक बार फिर। आज जिंदगी का शुक्रिया। हाँ। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। कहाँ बिखरे कहाँ संवरे, मुड़कर सारे मकाम देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। हुई कितनी गुस्ताखियां नादानियां, हुई कितनी गुस्ताखियां नादानियां, दिल में उठता कोहराम देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। दिल के छाले मिले बेइंतिहा, दिल के छाले मिले बेइंतिहा, सहलाने वालों के हम नाम देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। जो बिछड़ गए अपने दौरे सफ़र में, जो बिछड़ गए अपने दौरे सफ़र में, उनकी यादों का सैलाब देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। मौसम कब कहाँ एक सा रहा, मौसम कब कहाँ एक सा रहा, आती जाती धूप छाँव देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। उम्र है कि बढ़ती ही जा रही है, उम्र है कि बढ़ती ही जा रही है, रोज सरकते सुबह शाम देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। जमाने के सवालों ने जकड़ा वजूद मेरा, जमाने के सवालों ने जकड़ा वजूद मेरा, सवाल नहीं अब सिर्फ जवाब देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। दुश्मनी तो हमसे कर बैठे हो खूब, बहुत सुंदर। दुश्मनी तो हमसे कर बैठे हो खूब जी, तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज में जनाब देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। अब देखिएगा, हम सभी के साथ है होता है ये। उम्र सारी लगा दी नौनिहालों को पालने में, उम्र सारी लगा दी नौनिहालों को पालने में, उनका अब इंतज़ाम देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। रेशे रेशे पंखों के बिखरे बिखरे, रेशे रेशे पंखों के बिखरे बिखरे, उड़ने का फिर भी ख्वाब देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। स्याह काली इस रात की सरहदों के पार, देखिएगा, स्याह काली इस रात की सरहदों के पार, उग रहा वो सुर्ख आफताब देख रहे हैं। क्या बात है। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। दर बदर भटका किए यहाँ वहाँ, दर बदर भटका किए यहाँ वहाँ, बाद भटकन का आराम देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। वाह। मंजिल पर पहुंच ही गए चलते चलते, मंजिल पर पहुंच ही गए चलते चलते, छलनी हुए अपने पाँव देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। और जीवन का सार अंतिम दो पंक्तियों में, दुखों में साथ खूब रहा ऊपर वाले का, दुखों में साथ खूब रहा ऊपर वाले का, प्रभु श्री राम की नेमतें नायाब देख रहे हैं। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और स्त्री की जीजी विषा पर, और किसी भी स्त्री की कहानी है ये,
बिंबात्मक कविता है, बिंब है इसमें, जरा महसूस कीजिएगा जी। मैं खूब जीती हूँ, हम्म। मैं खूब जीती हूँ, सांस सांस जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, घूंट घूंट जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, भर भर नीर नयन में नीर नीर जीती हूँ। क्या बात, वाह, मैं वाह। खूब जीती हूँ, ये हुआ शेर। सांस सांस जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, संतापों की अग्नि में पकती हूँ, संतापों की अग्नि में पकती हूँ, मैं पक पक जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, बहुत मैं सुंदर, सांस बहुत सांस खूब, बहुत जीती खूब। हूँ, मेरा आंचल स्नेह भरा, हम्म। मेरा आंचल स्नेह भरा, मैं छक छक जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, सांस सांस जीती हूँ, मैं बस जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, धूप कटीली और नुकीली, धूप कटीली और नुकीली, मैं धूप धूप जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मैं सांस सांस जीती हूँ, मैं घावों में खुद लेप लगाती, मैं घावों में खुद लेप लगाती, मैं घाव घाव जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, पीड़ाओं संग नृत्य रचाती, पीड़ाओं संग नृत्य रचाती, मैं नृत्य नृत्य जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मैं सांस सांस जीती हूँ, गिर गिर उठ जाती मैं, गिर गिर उठ जाती मैं, ठोकर ठोकर जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मैं बस जीती हूँ, मैं क्षण क्षण जीती हूँ, मैं पल पल जीती हूँ, चहूँ और सब विकट, चहूँ और सब विकट, मैं सरल सरल जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मैं सांस सांस जीती हूँ, नैनों में स्वप्न लिए विचरती, नैनों में स्वप्न लिए विचरती, मैं स्वप्न स्वप्न जीती हूँ, बिखरती पत्तों सी रही, बिखरती पत्तों से रही, फिर भी संवर संवर जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मैं सांस सांस जीती हूँ, मैं जीवन नाद सुनाती, मैं जीवन नाद सुनाती, मैं गीत गीत जीती हूँ, मृत्यु की आहटों से परे, मृत्यु की आहटों से परे, मैं वन जीवन जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मैं पल पल जीती हूँ, मैं घूंट घूंट जीती हूँ, मैं छक छक जीती हूँ, मैं बस जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ। धन्यवाद। ये आपने कविता सुनी, कविता में आप प्रतिबिंब में देखे, जैसे कविता पर कविता बढ़ रही थी, आपके मन के कई तरंगों की आवृत्तियां कविता से जुड़ रही थी। अगली जो कवित्री है वो चाय की चुस्की के साथ कविता लेकर के आ रही हैं आप सबके बीच पे। इनका नाम होता है कोमल पंत जी, रोहिणी से हमारे बीच में पधारी हुई हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और चाय की चुस्कियों की कविता सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सतमूला कवियों की चौपाल में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और संगम टीवी के ज़रिए हमारा टेलीकास्ट होगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं चाय के प्याले के साथ अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। स्वागत। चलो एक चाय का प्याला हो जाए, उसके साथ बातों की गुफ्तगू हो जाए, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बातों की पहचान हो जाए। चलो एक चाय का प्याला हो जाए, कुछ खट्टी बातें कुछ मीठी बातें, कुछ अनकही बातें कुछ अनसुलझी बातें, बातों का एक समंदर खुल जाए, बातों की लहरों में हम डुबकी लगाए, पतंग की डोर से हर टकराव कट जाए, जिंदगी की उलझन चाय के प्याले के साथ सुलझ जाए। चलो एक चाय का प्याला हो जाए, उसके साथ बातों की गुफ्तगू हो जाए। चलो इस चाय के प्याले के साथ इतवार पुराना जिए हम, बातों की गुफ्तगू में इस तरह सरोवर हुए हम, पुरानी यादों के साथ हम एक बार फिर से घुले हम, एक बार हम सब फिर से हंसे हम। चलो एक चाय का प्याला हो जाए, इसके साथ बातों की गुफ्तगू हो जाए। सारे दुख दर्द चाय के प्याले के साथ बांटे हम, अदरक की खुशबू की तरह रस घोले हम, चीनी की मिश्री की मीठी मिसास घोले हम।
चाय की पत्ती की तरह कड़क हो ले हम। चलो फिर एक बार फिर से चाय का प्याला हो जाए, चलो एक बार फिर से चाय का प्याला हो जाए, उसके साथ बातों की गुफ्तगू हो जाए। इसी के साथ दो पंक्तियाँ। ततैये के काटने से चुभन होती है मेरे अश्कों में, ततैये के काटने से चुभन होती है मेरे अश्कों में, अब उसे लोहे की चाबी से मरहम लगाना चाहती हूँ। इसी के साथ चार पंक्तियाँ। प्यार दिल में छुपाने से क्या फ़ायदा, प्यार दिल में छुपाने से क्या फ़ायदा, घाव दिल में दबाने से क्या फ़ायदा, जिन रिश्तों की तुरपाई करनी पड़े उन पे टाका लगाने का क्या बात है। फ़ायदा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। इसी के साथ स्त्री को समर्पित मेरी एक कविता। मैं साधती हूँ जब भी धनुष अपने कोमल हाथों से, तो नभ झुककर मेरे हौसलों का अभिनंदन करता है। धन्यवाद। मेरी हिम्मत को देखकर वातावरण भी चारों ओर हरियाली से भरता है। गुलाबी वस्त्र पहनकर जब भी मैं अपने दृढ़ संकल्प को साधती हूँ, पुलकित होता है चारों तरफ, हवाओं का शोर भी मेरा अभिनंदन करता है। क्या बात। अर्जुन की तरह जब मेरी आंखें लक्ष्य को भेदती है, तालियों की गड़गड़ाहट से भगवान का आशीर्वाद भी मुझे हमेशा मिलता है। मैं साधती हूँ जब भी धनुष अपने कोमल हाथों से, हरी चूड़ियों में साधती हूँ मैं जब भी तीर से अपना निशाना, पायल की खनक से मेरे जज्बे उमड़ते हैं। मेरे सिर पे दुपट्टा मेरे संस्कारी होने का प्रतीक है। मेरे कानों में कुंडल मेरे श्रृंगार को भरते हैं। मेरे कमर में तगड़ी मेरे हद में रहने का प्रतीक है। माथे पे लगा टीका मेरी संयम बुद्धि को दर्शाता है। मेरे हाथों में बाजूबंद मेरी हिम्मत को दर्शाते हैं। साथ ही साथ हाथों में धनुष मेरी वीरांगना होने का प्रतीक है। मैं नारी कम नहीं उल्फत की चिंगारियों से, मत आंकना मुझे समाज की त्रुटियों से। मैं हमेशा अपने लक्ष्य को भेदती हूँ, स्त्री के साथ साथ समाज को भी प्रेरित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। स्त्री के साथ साथ में समाज को भी प्रेरित करने के उदाहरण अगर देख रहे हैं तो भारतवर्ष में माँ जीजाबाई देखिए आप, और इस तरह से जौहर करती वह तमाम वीरांगनाएं जिन्होंने एक मिसाल पेश की, या देश के लिए लड़ती वह तमाम वीरांगनाएं जिन्होंने एक मिसाल पेश की, या हम सबके जीवन को गढ़ती वह हमारी माएँ जिन्होंने एक मिसाल पेश की। आइए एक जोरदार तालियां। जहां बेटी अपना पहला प्यार और तमाम प्यार के मिलने के बावजूद भी वह एक अनमोल प्यार रहता है, वह है पिता और पुत्री का प्रेम। एक पुत्री अपने पिता की एक कविता लेकर के आ रही है। मैं डॉक्टर दीपा जी जो दिल्ली से पधारी, उनको आवाज़ देता हूं कि वह आएँ और अपने पिता को समर्पित या बेटियों की ओर से पिताओं को समर्पित एक कविता आप तक पहुंचाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सतमूला कवियों की चौपाल को मैं आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि मुझे आज अवसर दिया यहाँ पुनः एक बार फिर से आने का। जैसा कि अभी प्रशांत जी ने कहा कि पिता पर लिखी हुई ये पंक्तियाँ, ये हर एक पिता पर जिनको आज के समय में हाशिए पर रखा गया है, उन पिताओं को ध्यान में रखकर एक पुरुष की वेदना संवेदना मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से पिरोई है, जिसमें एक पुरुष विमर्श भी आपको दिखेगा, एक पिता का विमर्श भी आपको दिखाई देगा। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना, बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना, दर्द हजारों सीने में दबा कर जीना। कोई पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं पुरुषों की यहाँ, जीकर तो देखे एक लम्हा पुरुषों की तरह। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना। मुझे प्यारे मेरे रिश्ते, मुझे प्यारे मेरे रिश्ते हमें इजहार नहीं करता, मगर उनके बिना जीने की कभी सोच नहीं सकता। कोई मुझसे जरा पूछे, कोई मुझसे जरा पूछे कि मैं किस हाल में हूँ, कोई मुझसे जरा पूछे कि मैं किस हाल में हूँ,
मैं हूँ सच में जिंदा या दफन एक जिंदा लाश में हूँ। वाह। जान से प्यारे रिश्तों से दूर होना क्या है, जान से प्यारे रिश्तों से दूर होना क्या है, जरा पूछे मुझसे कोई आखिर घटा क्या है। मेरे बच्चों तुम ना आना इस जमाने की बातों में, मेरे बच्चों तुम ना आना इस जमाने की बातों में, कुछ पल तो गुजारो इस पिता की बाहों में। मुझे भी बचपन वो तुम्हारा बहुत याद आता है, मुझे भी बचपन वो तुम्हारा बहुत याद आता है, तुम्हें ना याद हो भले पर मुझे आज भी तुम्हारा वो उंगली पकड़कर चलना याद आता है। आज हाथ मेरे कपकपाते हैं, आज हाथ मेरे कपकपाते हैं और कदम ये मेरे लड़खड़ाते हैं। काश तुम आकर मेरा हाल पूछो, मेरी उंगली थामो, अगर लड़खड़ाए मेरे कदम तो उन्हें संभालो। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना, अकेले में रोना और कुछ ना कहना। सूझती आंखों का सबब जब भी किसी ने पूछा, सूझती आंखों का सबब जब भी किसी ने पूछा, बूढ़ा हो चला हूँ बस इतना ही कहा। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना। बहुत सुंदर। महात्मा बुद्ध को मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी थी, मुझे लगता है कि वो आपको निवेदित करूं। स्वागत है। बहुत मुश्किल है बुद्ध होना, बहुत मुश्किल है बुद्ध होना, अंतर मन से शुद्ध होना। बहुत मुश्किल है बुद्ध होना, अंतर मन से शुद्ध होना। जिस सत्ता भोग विलास अर्थ काम की लालसा में, जिस सत्ता भोग विलास अर्थ काम की लालसा में कुछ भी कर गुजरते हैं लोग, बड़ा मुश्किल है उसे त्याग कर विशुद्ध होना। सच बहुत मुश्किल है बुद्ध होना, सच बहुत मुश्किल है बुद्ध होना। बहुत सुंदर। प्रेम पर एक गीत है जो मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ। प्रेम में अनुरक्त मन क्या को स्वर है, वाह। क्या प्रिय स्वीकार लोगे, प्रेम में अनुरक्त मन को क्या प्रिय स्वीकार लोगे। मैं अगर मांगू हृदय तो क्या मुझे तुम दान दोगे। प्रीत के बंधन में मुझको क्या प्रिय तुम बांध लोगे। दीप इस बुझते हुए को अंजलि से थाम लोगे। मेरी गलती को भुलाकर क्या क्षमा का दान दोगे। मुझ में अटकी है जो सांसें क्या उन्हें तुम श्वास दोगे। मैं बढ़ाऊं हाथ अगर जो क्या उन्हें तुम थाम लोगे। क्या मेरी नैनों की भाषा तुम प्रिय पहचान लोगे। प्रेम में अनुरक्त मन को क्या प्रिय स्वीकार लोगे। चंद पंक्तियां इन्हीं के साथ जोड़ती हूँ। कसम से मोहब्बत है तुमसे, ये माना कि तुमको नहीं है ये हमसे। मेरे दिल में बैठी छवि है तुम्हारी, हमारा है क्या जिंदगी है तुम्हारी जी। नहीं है जो तुमको न कोई गिला है। मुकद्दर है अपना दिल तुम पर फिदा है। बहुत दूर तक जब भी देखा है मैंने, तुम्हारे सिवा कोई भी ना दिखा है। भले एक तरफा रही है मोहब्बत, करे वो भी क्या जिसको ये हो गई है। न सुख है न दुख है न कोई समझ है, न अपना पता है न कोई खबर है। गिला क्या करे हम ये हमको हुई है,
न तुमको हुई जो हमारी कमी है, न तुमको हुई जो हमारी कमी है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। आइए, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं चलूं अगले ऐसे ही एक और कवि के पास में, जो कवि होने से पहले एक अर्थशास्त्री हैं। और अर्थशास्त्री वह सिर्फ नाम से ही नहीं, जाने कितने लोगों को उन्होंने अर्थशास्त्र की बारीकियां समझाई। वह प्राध्यापक रहे, लेकिन उस अर्थ के शास्त्र में उन्होंने वह भी खोज लिया जो हमारा मूल है। हमारा मूल हमारा सनातन है। हमारा मूल हमारे बच्चों तक हमारे अमृत को पहुंचाना है। जिस अमृत कलश को पाकर के, अमृत कलश केवल वही नहीं जो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धार करके वितरित किया था। हम अपने बच्चों को संस्कार, हम अपने बच्चों को एक प्यार, हम अपने बच्चों तक बेहतर व्यवहार, इस तरीके के कलश को सजा करके, अमृतमयी कलश को अगर पहुंचाएंगे तो वह ज़रूर सफल होंगे। और ये दोनों सुंदर सी पुस्तकें वंदे सनातनम और अमृत कलश के लेखक प्रोफेसर शंतुलाल शर्मा, जिनको प्यार से लोग शंतु अर्थशास्त्री गुरुजी कहकर भी बुलाते हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत। साधुवाद प्रशांत जी। ये चौपाल हिंदी साहित्य की सेवा करने वालों की सेवा करने वाली चौपाल है। तो इसमें सबसे पहले मैं एक मुक्तक के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ, जो हिंदी भाषा के बारे में जो भारत माँ का पूरे देशवासियों से सवाल है, वो इस मुक्तक में आपके सामने पेश करता हूँ। माँ नामी पब्लिक स्कूल से पढ़कर आई, बेटे को भी वहीं से करा रही पढ़ाई, दोनों को हिंदी सिखाए काम वाली बाई। दोनों को हिंदी सिखाए काम वाली बाई, भारत माँ हंसे कि रोए, बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे। मैं देशवासियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि सनातन के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक गीत के माध्यम से पहले एक मुक्तक। देशवासियों, जागने और जगाने का समय है, चाणक्य बनकर शिखा में गांठ लगाने का समय है। सनातनम बचेगा तो देश बचेगा, सनातनम बचेगा तो भारतवर्ष बचेगा। भरतवंशियों, वंदे सनातनम गाने का समय है। भरतवंशियों, वंदे सनातनम गाने का समय है। तो सुनिए मेरा गीत वंदे सनातनम। स्वागत है। वंदे सनातनम, वंदे सनातनम, वंदे सनातनम, वंदे सनातनम। विश्व हमारा कुटुंबकम, विश्व हमारा कुटुंबकम, कुटुंब में हम ज्येष्ठतम, कुटुंब में हम ज्येष्ठतम। सनातनी हम सनातनी हैं, विश्व में श्रेष्ठतम। सनातनी हम सनातनी हैं, विश्व में श्रेष्ठतम। वंदे सनातनम। क्या बात है, वाह वाह वाह। वंदे सनातनम, वंदे सनातनम, वंदे सनातनम। जगद गुरु प्राचीनतम, योग गुरु प्रवीणतम। जगद गुरु प्राचीनतम, योग गुरु प्रवीणतम। उदारता के महाधनी
उदारता के महाधनी हैं जगत के सेठ हम, हैं जगत के सेठ हम। वंदे सनातनम, वंदे सनातनम, वंदे सनातनम, वंदे सनातनम। सीख मधुकर मधुमक्खी से, सीख मधुकर मधुमक्खी से, सीख सर्प से पशु पक्षी से, सीख मधुकर मधुमक्खी से, सीख सर्प से पशु पक्षी से, सीख सर्प से पशु पक्षी से। ईश्वर को कर प्रथम नमन, ईश्वर को कर प्रथम नमन। पीते हम चरणामृतम, ईश्वर को कर प्रथम नमन। पीते हम चरणामृतम। वंदे सनातनम, वंदे सनातनम, वंदे सनातनम, वंदे सनातनम। दर्शन क्या है हमारा? जगत वाटिका में आकर उदर भरे सभी फल खाकर, जगत वाटिका में आकर उदर भरे सभी फल खाकर। गोदाम भरना महापापम, गोदाम भरना महापापम। वृक्ष लगाना पुण्य परम, वृक्ष लगाना पुण्य परम। वंदे सनातनम, वंदे सनातनम। हम अंश हैं परमेष्ठी के, हम अंश हैं परमेष्ठी के। हम अंग हैं इस सृष्टि के, हम अंश हैं परमेष्ठी के। हम अंग हैं इस सृष्टि के। हम मनुज वंश के गौरव हम, मनुज वंश के गौरव हम। भारत माँ के सपूत हम, भारत माँ के सपूत हम। वंदे सनातनम, वंदे सनातनम। वेदोपनिषद का ज्ञान हम, वेदोपनिषद का ज्ञान हम, वेदोपनिषद का ज्ञान हम। स्वदेश का अभिमान हम, वेदोपनिषद का ज्ञान हम। स्वदेश का अभिमान हम। मानव धर्म प्रणेता हम, मानव धर्म प्रणेता हम। देव संस्कृति समर्पितम, देव संस्कृति समर्पितम। वंदे सनातनम, वंदे सनातनम। अंतिम बंद है, स्वागत है बुद्धि धवल निर्मल गंगा, है बुद्धि धवल निर्मल गंगा। मन है जमुना श्याम रंगा। अदृश्य आत्मा सरस्वती, अदृश्य आत्मा सरस्वती। देह प्रयाग है सब हम, देह प्रयाग है सब हम। वंदे सनातनम, वंदे सनातनम, वंदे सनातनम। भैया वंदे मातरम एडवांस वर्जन वंदे सनातनम। हाँ देखिए, बुढ़ा होगा, समझ गए ना। हम लोग सोच रहे थे कहाँ दादाजी बैठ गए आकर के, बचे हुए लोग सोच रहे कहाँ ये पड़ गए आकर के। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए कि अर्थशास्त्र के पारंगत विद्वान होने के बावजूद भी उन्होंने सनातनम, संस्कृतम और गौरवम सभी की रक्षार्थम ये कितना सुंदरतम गीत प्रस्तुत किया है। हाँ, गीतम प्रस्तुत किया है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और सर कह रहे थे हम 1 नहीं 4 पढ़ेंगे, आप ऐसे झोंक में 4 नहीं 40 पढ़ देते, कुछ नहीं होता। मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो सहारनपुर से हमारे बीच में आते हैं और उनका नाम होता है डॉक्टर अनिल शर्मा प्रीत जी। आप मूलतः गज़लकार हैं और हमारे बीच में एक गज़ल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिना किसी भूमिका के मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं डॉक्टर अनिल शर्मा प्रीत जी का। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में ये मेरी पहली सहभागिता है। बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, फिर भी किसी त्रुटि के लिए पूर्व में क्षमा प्रार्थी हूँ।
मैं एक दो गज़ल पढ़ना चाहूँगा। उससे पहले एक दो शेर कि जाग जाओ कि सहर हो जाए, जाग जाओ कि सहर हो जाए, जाग जाओ कि सहर हो जाए, कब तलक दुनिया अंधेरे में रहे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जाग जाओ कि सहर हो जाए, कब तलक दुनिया अंधेरे में रहे। एक शेर और कि मेरी खबर लगे तो बता देना, मेरी खबर लगे तो बता देना, आजकल बेखबर सा रहता हूँ। आय हाय हाय, क्या बात है। मेरी खबर लगे तो बता देना, आजकल बेखबर सा रहता हूँ। और एक अंतिम शेर मुख्तसर है कि बोलते बोलते थक गई होंगी आंखें तेरी, बोलते बोलते थक गई होंगी आंखें तेरी, लबों की खामोशी को अब तोड़ भी दो, आय हाय, लबों की क्या खामोशी बात को है। अब तोड़ भी दो। और एक गजल तरन्नुम में स्वागत है। तेरे गम रहे सलामत, मुझे और क्या कमी है, तेरे गम रहे सलामत, मुझे और क्या कमी है। दिल में है मेरे सहरा, दिल में है मेरे सहरा, आँखों में और नमी बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तेरे गम रहे सलामत, मुझे और क्या कमी है। शेर सुनिए कि आए वो नहीं कह के मेरा इंतजार करना, आए वो नहीं कह के मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। देखेंगे सहर कैसे मेरी रात तो थमी वाह है, भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखेंगे सहर कैसे मेरी रात तो थमी बहुत है। सुंदर। दिल में है मेरे सहरा, दिल में है मेरे सहरा, आँखों में और नमी है, तेरे गम रहे सलामत, मुझे और क्या कमी है। एक शेर आपके लिए खास तौर स्वागत पे। है, स्वागत है। मैं भुलाना चाहूं भी तो ये भुलाने नहीं देगी, मैं भुलाना चाहूं भी तो ये भुलाने नहीं देगी, ये भुलाने नहीं देगी। खुशबू जो उसकी मेरे इस जिस्म में रमी हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो उसकी मेरे इस जिस्म में रमी है। और रिश्ते किस तरह से टूट जाते हैं, ये शेर स्वागत है। कि मुंह फेर लिया उसने मेरा देख के जनाजा, मुंह फेर लिया उसने मेरा देख के जनाजा, ये कैसा तर्क ताल्लुक, तर्क ताल्लुक का मतलब होता है रिश्ते को तोड़ना, ये कैसा तर्क ताल्लुक
ये कैसी बरहमी हाय 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 हाय, है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत कैसा बढ़िया। तर्क ताल्लुक, ये कैसी बरहमी है। दिल में है मेरे सहरा, आँखों में और नमी है, तेरे गम रहे सलामत, मुझे और क्या कमी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये थे डॉक्टर अनिल शर्मा प्रीत जी, जिन्होंने बहुत अच्छे स्वर में और बहुत ही सशक्त रचना के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से दर्शकों के हृदय तक पहुंचने का प्रयास किया है। कम से कम मंच पर उपस्थित हम सभी कवियों के हृदय तक तो वो पहुंच चुके हैं। कुछ कहानी हो जाए, ये कहानी आपकी जुबानी हो जाए। मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से हमारे बीच में पधारी हुई कांता पुनिया जी को कि वो पानीपत से आए और आज हम सबके बीच में एक शब्द भरे, भाव भरे और प्रभाव भरी एक कहानी सुनाए। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नमस्कार, मैं कांता आज अपनी एक कहानी लेकर आई हूँ सतमोला कवियों की चौपाल में, जिन्होंने ये मंच साझा करने का मुझे एक अवसर दिया है जी। ये कहानी हमारे आसपास की घटनाओं पर ही आधारित है और मैं आसपास की घटनाओं से ही कहानियाँ लिखती हूँ, तो ये उनमें से ही एक है। स्वागत है। मेरी कहानी का नाम है खामोशी की आवाज़। सुमन की आंखें खुली तो पहले अस्पताल की सफ़ेद छत दिखी और फिर माँ का चेहरा। बस उसी एक पल में, जब कमरे में खामोशी थी, कोई शब्द नहीं था, सुमन समझ गई कि कुछ ख़त्म हो गया है। बस इतना नहीं पता था कि इस बार ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा। डॉक्टरों ने कहा सुमन की किस्मत अच्छी थी। माँ के होठों पर यह शब्द कभी नहीं आया। इसे भी माँ ने सुमन की नियति ही मान लिया था। सुमन 22 साल की थी, एक पति जा चुका था, उसकी मौत का इल्ज़ाम सुमन पर लगा दिया गया था और अब वो अस्पताल के बेड पर खामोश लेटी थी। उस खौफनाक रात की अकेली गवाह, जिस रात को सुमन ने कभी नहीं चुना था। पहली बार जब उसकी ज़िंदगी बिखरी, वो दास्तां थोड़ी पहले से शुरू होती है। सुमन की कहानी शुरू होती है जब वो एक छोटी सी बच्ची थी जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके हाथों में किताबें थी, उसी समय उसके हाथों में मेहंदी लगा दी गई। रिवाज के मुताबिक गोना 5 साल बाद हुआ। सुमन तब तक 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर चुकी थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, मगर घर वालों ने उसकी एक ना सुनी और उसे ससुराल भिजवा दिया गया। उसके अरमान जो कभी अल्फाज भी ना बन पाए, वो दिल के किसी कोने में खामोशी दफन हो गई। ससुराल आकर उसने अपनी गृहस्थी संभाल ली, पूरी लगन और खामोशी से। उसके पति सुमित उसे बहुत प्यार करते थे। और फिर एक दोपहर ऐसी आई, सुमित मेरे घर आया। वह मेरा देवर लगता है, मेरे मामा ससुर जी का बेटा। वो हमेशा हंसता रहता था। घर में आता तो लगता जैसे रोशनी आ गई हो, मगर उस दिन कुछ अलग था, थका हुआ, अंदर से कुछ बोझिल सा। मैं रसोई में थी जब वह मेरे पति से बात कर रहा था, धीरे धीरे और गंभीरता से। थोड़ी देर बाद पति ने कहा, मैं सुमित के साथ अस्पताल जा रहा हूँ, उसके कुछ टेस्ट करवाने हैं। मैंने सोचा शायद कोई रूटीन चेकअप होगा। 2-3 घंटे बाद वो वापस आए अकेले। सुमित को एडमिट करवा दिया गया था। मैंने पूछा तो कुछ खास नहीं बताया, बस इतना कहा, गांव से मामी जी और भाई अमित को बुलवा लो। जब मैंने जोर देकर पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया ब्लड कैंसर, लास्ट स्टेज। मैं चुप हो गई। जो बर्तन हाथ में था पता नहीं कब रख दिया। अगले दिन मैं अस्पताल गई। मामी जी बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ है मेरे बेटे को, सच सच बता। एक माँ थी, एक सच था, और मैं बीच में खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, पर कब तक छुपाता कोई इस सच को। सुमित की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और 5 दिन बाद वह चला गया। उसे गांव ले जाया गया। पूरे घर में कोहराम मचा था। सुमन बार बार बेहोश हो रही थी। उसका जिस्म भी मान नहीं रहा था कि जो हुआ है वह सच है। हम 2 दिन वहाँ रहे, फिर लौट आए, मगर सुमन के लिए वहाँ से कोई वापसी नहीं थी। 13वीं पर हम फिर गए,
वही घर, वही लोग, पर सुमन के लिए सब कुछ बदल चुका था। मैंने देखा वो एक कोने में बैठी थी, चुपचाप, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर कोई आवाज़ नहीं, जैसे रोना भी डरने लगा हो। आसपास बहुत लोग थे, पर जैसे सुमन के लिए कोई नहीं था। सुमन की सास और ननद बार बार यही कह रही थी, हमारे बेटे को इसकी बीमारी ने खाया है, यह मनहूस है, मनहूस है। ये शब्द सुमन पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। सुमन पर दुखों का पहाड़ टूटा था, पर उसका साथ देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। वह अपने ससुराल में ही रही, ताने सुनते हुए खामोशी से, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। 6 महीने बाद बड़ों ने फैसला किया, अमित से करवा दो सुमन की शादी, देवर से विवाह यानी पल्ला डालना। मगर ये बात सुनते ही घर में तूफान आ गया। सास और ननद ने घर में क्लेश मचा दिया, और अमित, जिसे सुमन के हाथ का खाना बहुत पसंद था, उसने भी साफ मना कर दिया। कहने लगा, यह मनहूस मुझे भी अपनी बीमारी लगा देगी। अब उसके हाथ का खाना खाने से भी मना कर दिया। अब तो सुमन का उस घर में सांसें लेना भी भारी हो गया। आखिरकार वह अपने मायके आ गई। सुमन को मायके में भी शांति नसीब नहीं हुई, बिना उसकी मर्जी जाने, मगर उसका पति उसे धोखा दे रहा था। जब सुमन को पता चला तो उसने पति से सवाल किया। इस बात पर उनकी बहुत कहासुनी हो गई। उसके पति ने दोनों बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी खा लिया। यह देखकर सुमन ने भी जहर खा लिया और सबको अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में पति और बच्चों ने दम तोड़ दिया। और सुमन, जब उसकी आंख खुली तो पहले अस्पताल की सफ़ेद छत दिखी और फिर माँ का चेहरा। डॉक्टरों ने कहा सुमन की किस्मत अच्छी थी, पर माँ के होठों पर यह शब्द कभी नहीं आया। यह दूसरी बार था जब किस्मत ने सुमन से सब कुछ छीन लिया, और दूसरी बार भी वह जिंदा थी। मायके वाले फिर से उसकी शादी की बात करने लगे, मगर अब सुमन बदल चुकी थी। उसने ठान लिया था, अब वह ना टूटेगी ना गिरेगी, अब किसी के सहारे नहीं जिएगी और अपना मकाम खुद बनाएगी। उसने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन छोटे हाथों में कलम थमाते वक्त शायद उसने वो सपने देखे जो कभी पूरे नहीं हुए थे। उसने 11वीं कक्षा में दाखिला ले लिया। लोग हंसे, 2 बार की विधवा इस उम्र में पढ़ेगी। सुमन पढ़ती रही, साल गुजरते रहे। वह टीचर बनी, सभी बच्चों की प्यारी टीचर, और एक दिन वह स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। फिर एक दिन अमित स्कूल में आया अपनी बेटी का दाखिला करवाने। वह प्रिंसिपल के कमरे में गया। सामने एक महिला बैठी थी, शांत, आत्मविश्वास से भरी हुई, अपनी कुर्सी पर ऐसे जैसे वो हमेशा से वहाँ थी। अमित को वह कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर उसकी नज़र नेम प्लेट पर गई। सुमन, वही सुमन, उसकी भाभी, जिसे उसने कभी मनहूस कहा था, आज सफलता की प्रतिमा बन चुकी थी। आज वह उसके सामने खड़ा था, हाथ में अपनी बेटी का भविष्य लिए। अमित की नजरें झुक गई। सुमन ने फाइल उठाई, बेटी का नाम लिखा और कहा, कल से स्कूल आ जाइए, ना कोई शिकवा ना गिला। मैं अक्सर सोचती हूँ उस पल के बारे में। अमित अपनी बेटी को पढ़ाने लाया उस महिला के पास जिसे कभी पढ़ने नहीं दिया गया। जिंदगी ने जो हिसाब किया वो किसी अदालत में नहीं हुआ, वो हुआ स्कूल की चौखट पर। यह उसकी जीत थी, उसकी पहचान और समाज के लिए एक नया संदेश। वक्त ने सुमन से सब कुछ छीना, मगर एक चीज नहीं छीन सके, उसका मजबूत इरादा। बस यही था सुमन का हथियार जो उसकी पहचान बना। सुमन आज भी उस स्कूल की प्रिंसिपल है और हर साल काफ़ी सारी सुमनें उसके सामने बैठकर अपना पहला सबक सीखती हैं। ये थी कहानी, और कहानी आपको अगर समझनी है तो कहानी का मूल, जैसा कि बताया गया है, चाहे वह मुंशी प्रेमचंद जी हों या जयशंकर प्रसाद जी हों, उनकी कोई भी कहानी आप उठा करके देख लीजिए, 2 बैलों की जोड़ी हो, पूस की रात हो, ये सभी कहानियाँ उनके गांव, उनके आसपास, उनके सेवारत क्षेत्र के आसपास घटने वाली कहानियाँ रही। उन कहानियों ने लोगों को अंदर तक छुआ। जो आज ये सुमन की कहानी आपने सुनी, इस कहानी में आपने एक तो पढ़ाई का महत्व समझा, साथ ही साथ लगन का महत्व समझा। अगर आप संकल्प के साथ में काम करेंगे, एक पिक्चर और आपने देखी होगी, कई बार वो पिक्चर आपने देखी होगी, सूर्यवंशम में आपने देखा होगा कि कैसे एक
व्यक्ति वो पढ़ा तो नहीं होता है लेकिन वो मेहनत करता है। तो ये मेहनत आप किसी भी क्षेत्र में करिए, ये एक प्रिंसिपल का था। आज भी आप देखेंगे कि एक दो बूढ़ी अम्माओं की कहानी जब फिल्माई गई, उन्होंने कैसे सांड की आंख में निशाना मारा। हाँ, ये देखिए आप, मैं बुल्स आई भी कह सकता था उसको, बट ये देखिए, ये वो कहानियाँ हैं जो हमारे आसपास घटित हो रही है। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है और आप अच्छे लेखक हैं तो ज़रूर उसको पन्नों पर उतारिए और लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लंगोटे, बैतूल मध्य प्रदेश से। आज सतमोला कवियों के चौपाल में मैं उपस्थित हूँ श्री प्रवीण जी के माध्यम से। मेरा परम सौभाग्य है कि उन्होंने हमें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मैं आज अपनी प्रस्तुति यहाँ दे पा रही हूँ। इसके लिए प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद और कवियों की चौपाल कार्यक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अपनी प्रस्तुति जहाँ से शुरू कर रही हूँ, मेरी पहली कविता है बिगड़ी तस्वीर। मैंने पेंटिंग नहीं सीखी है, लेकिन क्यों कर मेरे से कभी भी कोई तस्वीर मैंने बनानी चाहिए तो वो ठीक से नहीं बनी है। और मेरी कविता के माध्यम से तस्वीरें कहाँ कहाँ और कैसी कैसे बिगड़ी हैं, सुनिएगा। मैं अपनी कविता रखती हूँ, बिगड़ी तस्वीर। मुझसे नहीं बनती वह तस्वीर, मुझसे नहीं बनती वह तस्वीर, जिसमें दूर पहाड़ों पर सूरज मुस्कुराता खिलखिलाता सा नज़र आता है। मुझसे नहीं बनती वह तस्वीर जिसमें दूर पहाड़ों पर सूरज कुछ मुस्कुराता खिलखिलाता सा नज़र आता है। मेरी तस्वीर में तो सिर्फ गगनचुंबी इमारतें ही शेष हैं। मेरी तस्वीर में तो सिर्फ गगनचुंबी इमारतें ही शेष हैं, जहाँ से सूरज उदास कुछ खिसियाना सा दिखता है, जहाँ से सूरज कुछ उदास और खिसियाना सा दिखता है। मुझसे नहीं बनती वह सरगम, मुझसे नहीं बनती वह सरगम, जिसमें अलग अलग पक्षियों का शोर और कलरव गूंजता हो। मेरी तस्वीर में तो सिर्फ ठूंठ बरगद और उजड़ी अमराई ही शामिल है। मेरी तस्वीर में तो सिर्फ ठूंठ बरगद और अमराई ही शामिल है। मुझसे नहीं बनता वह पनघट, मुझसे नहीं बनता वह पनघट, जिसमें हाथ भर का घूंघट काढ़े पनिहारी ने अपने कंधों और कमर पर बर्तन लेकर इठलाती सी चलती थी। मुझसे नहीं बनता वह पनघट। एक तस्वीर गांव की आप इमेजिन कीजिए, जहाँ पे कुएं होते थे और पनिहारे ने। मुझसे नहीं बनती वह तस्वीर जिसमें पनिहारी ने हाथ भर का घूंघट काढ़े अपने कमर और कंधों पर बर्तन रख के बल खाती इठलाती सी चलती थी। मेरी कूची तो सिर्फ सूखा कुआं बनाती है, मेरी कूची तो सिर्फ सूखा कुआं बनाती है, जो पनिहारिनों का रास्ता देखते देखते ही सूख गया है। बहुत धन्यवाद। मुझसे नहीं बनती वह अमराई, मुझसे नहीं बनती वह अमराई, जिसमें सखियां हंसी ठिठोली करती अमियाँ खाती सी नज़र आती थी। मेरी तस्वीर तो सिर्फ सूखे बाग बगीचे बनाती है, जहाँ पे सिर्फ सीमेंट की चादरें नज़र आती हैं, जहाँ पर सिर्फ सीमेंट की चादरें नज़र आती हैं। मुझसे नहीं बनती वह तस्वीर। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि एकलव्य को कैसे अलग किया जाता है। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि एकलव्य को कैसे अलग किया जाता है। अब तो गुरु दक्षिणा के नाम पर सिर्फ ट्यूशन ही बाकी रह गई है। अब तो गुरु दक्षिणा के नाम पे सिर्फ ट्यूशन ही बाकी रह गई है। मेरी तस्वीर में वह श्रवण कुमार भी नहीं बनता, मेरी तस्वीर में वह श्रवण कुमार भी नहीं बनता, जो अपने माँ बाप को कांवड़ पर उठाए लिए चलता था। मेरा श्रवण कुमार तो अब सिर्फ सहारे के नाम पर डंडे ही देता है। मेरा श्रवण कुमार तो सहारे के नाम पर अभी पीढ़ियों से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने को कांवड़ पर लेकर चलेंगे। वो सिर्फ डंडे से भी मतलब आप सब समझ रहे हैं कि मेरा श्रवण कुमार सिर्फ साधन के नाम पर अब वो डंडे ही देता है। मुझसे नहीं बनते वह घर परिवार। देखिएगा, एक मैं आप सबके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझसे नहीं बनते वह घर परिवार, जिसमें चौपाल पर बैठे दादाजी और चक्की पीसती दादी जी,
पोते पोतियों को संस्कार सिखाते थे। मुझसे नहीं बनता वह परिवार जिसमें चौपाल पर बैठे दादाजी और चक्की पीसती दादी जी अपने पोते पोतियों को संस्कार सिखाते थे। मेरी तस्वीर में तो अब घरों के साथ साथ मन भी छोटे हो गए हैं। मेरी तस्वीर में तो अब घरों के साथ साथ मन भी छोटे हो गए हैं, जिसमें दादा दादी पशु पक्षी चांद सूरत के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। मुझसे नहीं बनती वह तस्वीर जो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जीना सिखा दे, मुझे जीना सिखा दे। मुझसे नहीं बनती वह तस्वीर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को ये जो भेंट वार्ता आपको कैसी लगी, आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर, स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें अपनी राय के द्वारा बताएं कार्यक्रम कैसा रहा। आप वो भी लिख के भेजें व्हाट्सएप के द्वारा। और अन्य कोई विशिष्ट व्यक्ति जिसको आप हमारे टीवी शो पर बुलाना चाहते हो, विशेषकर वो साहित्यिक परिवेश का व्यक्ति हो, हम उससे बातचीत करेंगे, उनके विचार आपको प्रदान करेंगे। साथ ही यदि आप हमारे टीवी शो से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम भी यही है, आप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे तुरंत आपसे संपर्क करेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में। इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है। जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना जब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।